नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षण कौशल के रिलेटेड जो हमारा चौथा लेसन था सामूहिक शिक्षा, उसको अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में जो 10 नंबर का पोर्शन होता है शिक्षण कौशल का, उसको मैं आपको करा रहा था। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न जो है प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती में बनता है। तो 10 नंबर में आपको अच्छे नंबर लाना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यूथ कंपटीशन टाइम्स जो होता है, उसका शिक्षण कौशल का जो वन लाइनर का पोर्शन दिया गया है, उसको पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ और आपको बता दूं, इससे पहले मैंने शिक्षण की विधियाँ और कौशल पढ़ा चुका हूं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये 3 टॉपिक मैंने पढ़ा चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो वीडियो होगी। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है सामूहिक शिक्षा, और सामूहिक शिक्षा का पार्ट 1 होगा। ये हमारा सामूहिक शिक्षा का ये पार्ट 1 है, और इस वीडियो को भी देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षण कौशल का सामूहिक शिक्षा। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाइएगा और इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, चलते हैं सीधे। आज हमारा चौथा लेसन है, और चौथा लेसन हमारा सामूहिक शिक्षा है। सामूहिक शिक्षा के बारे में आज पढ़ेंगे, पार्ट 1 होगा ये हमारा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है शिक्षण कौशल का सामूहिक शिक्षा। इसको देखते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला पॉइंट है श्रवण बाधित के प्रकार। गंभीर बाधित बच्चों की बुद्धि बाधिका प्रतिशत होती है। मतलब श्रवण बाधित के प्रकार के अंतर्गत गंभीर बाधित बच्चे एक आते हैं, और उसमें इनका प्रतिशत पूछता है कि ये जो गंभीर बाधित बच्चे होते हैं किस प्रतिशत के अंतर्गत आते हैं। तो ये 50 से 75 के बीच जो है गंभीर बाधित बच्चे की जो प्रतिशत होता है उसके अंतर्गत आने वाले बच्चे हैं। अब आगे चलते हैं, और अगला पॉइंट है श्रवण बाधित के प्रकार। पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत कितना होता है। तो जो पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत पूछा जाता है वो 100 से नीचे का होता है। तो याद रखिएगा बस इतना चीजें। अब चलते हैं आगे, वाक दोष के प्रकार। वाक दोष बस इतना याद रखिएगा कि 6 प्रकार के होते हैं वाक दोष। जैसे हकला कर बोलना, तुतला कर बोलना, इसी तरह ये वाक दोष कहलाता है। रुक रुक कर बोलना, ये सब वाक दोष में आ जाते हैं। तो इनका बस याद रखिएगा कि 6 प्रकार के वाक दोष होता है। अगला पॉइंट है अस्थि बाधित का चिकित्सा विज्ञान में कितने प्रकार हैं। अस्थि बाधित का चिकित्सा विज्ञान में कितने प्रकार होते हैं। तो वह 8 प्रकार होते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 140 से इनकी ऊपर की जो बुद्धि लब्धि होती है वह प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। अब चलते हैं आगे, और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया तो 1972 में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था कब। तो वह 1972 में आया था। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई थी। तो इलाहाबाद में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मनोविज्ञान की उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो वो इलाहाबाद में। और मनोविज्ञान की स्थापना, मनोविज्ञान शाला की स्थापना की बात कर रहा है, कब हुआ था। तो 1947 में किया गया था। तो सन और स्थान को याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। जो आचार्य नरेंद्र देव समिति जो थी, उसी के सिफारिश पर इस मनोविज्ञान शाला की स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद की गुण
या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिनके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे अपने व्यवहार की अनुक्रिया को प्रभावित करता है। तो ये कथन किसका है विशिष्ट बालकों के प्रति? तो क्रो एवं क्रो का ये कथन कहा गया है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। तो कौन से थे? तो रूजवेल्ट जो थे ना, वो पोलियोग्रस्त व्यक्ति थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट, TAT का पूरा नाम थेमेटिक ऑपरेशन टेस्ट जिसको कहा जाता है, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण। ये परीक्षण किसने दिया था? तो 1935 में, याद रखिएगा सन 1935 में मोरे नामक वैज्ञानिक, मोरे मॉर्गन या मोरे भी कह सकते हैं उनको, मोरे नामक वैज्ञानिक ने इस थेमेटिक परीक्षण को दिया था और ये 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनके परीक्षण के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। 3 से 4 या 5 भी कह सकते हैं, 3 से 5 वर्ष भी कह सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए परीक्षण के लिए ये TAT परीक्षण का प्रारंभ इन्होंने किया था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को तो सामान्यतः कितने वर्ग में? 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। ये कथन किसका है? तो अब्दुल्ला रऊफ का कथन है। अब्दुल्ला रऊफ का कथन है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है, वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, वह प्रतिभाशाली बच्चे के संबंध में किसका कथन कहा गया है? तो काल सैनिक का ये कथन कहा गया है। अब चलते हैं आगे और हमारा अगला पॉइंट है, किसका कथन है? पिछड़े बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उस स्तर से निम्न स्तर की होती है जिनके लिए यह योग्यता है। यह बर्टन हार्ट का कथन है। इन्होंने कहा कि पिछड़े बच्चे वे होते हैं, पिछड़े बच्चे के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उस स्तर के निम्न स्तर की हो जाती है। निम्न स्तर की हो जाती है मतलब जिस स्तर के होने चाहिए उससे उनकी निम्न स्तर की हो जाती है, जिसके लिए यह योग्य होते हैं। तो बर्टन हार्ट का यह कथन है। अगला पॉइंट है बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। एक चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर ये सूत्र की बात करें बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 किसने दिया था? तो आपको जाना है किस पर? टर्मन नामक वैज्ञानिक जो अमेरिका के थे, उन्होंने इसको दिया था। किसने दिया? टर्मन। लेकिन अगर ये 100 को हटा दिया जाएगा ना, अगर पूछेगा कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, तो उस वक्त आप स्टर्न पर जाइएगा। 1911 में इसको स्टर्न ने दिया था, याद रखिएगा। लेकिन 100 का गुणा टर्मन ने किया था। इतना चीजें बस ध्यान रखिएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। अब चलते हैं आगे और सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि है तो 90 से 110 के बीच में होती है, जो सामान्य बच्चों कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि ए श्यूरी ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैविंग हर्स्ट। काफी फेमस पुस्तक है इनकी कि ये श्यूरी ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड जो नामक पुस्तक होती है वो हैविंग हर्स्ट की है। अब आगे चलते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो वह 85 से कम होती है इनकी बुद्धि लब्धि, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि श्रवण बाधित के प्रकार। कम बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर होता है तो 35 से 51 डेसिबल में जो बच्चे होते हैं वो बातें करते हैं। अगला पॉइंट है कि श्रवण बाधित के प्रकार। मंद बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर होता है तो 55 से 69 डेसिबल होता है इनका
मंद बाधित बच्चों का जो डेसिबल स्तर होता है, बात करने की आवाज़ जो उनके मुंह से निकलती है, वो 50 से 55 से 69 डेसिबल के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट, श्रवण बाधित के प्रकार। गंभीर बाधित बच्चों की डेसिबल स्तर जो होता है वो 70 से 80 डेसिबल स्तर के बीच में वो बातें करते हैं, यानी कि पूरी जोर के साथ, साउंड के साथ ये बच्चे बातें करते हैं। अगला पॉइंट, श्रवण बाधित के प्रकार। पूर्ण बाधित जो बच्चे होते हैं उनके 90 से 100 डेसिबल स्तर का जो बातें करने का आवाज़ का जो साउंड होता है वो 90 से 100 डेसिबल के बीच में वो बातें करते हैं, जो पूर्ण बाधित एकदम होते हैं, काफ़ी जोर आवाज़ में वो बोलते हैं। अगला पॉइंट, श्रवण बाधित के प्रकार। कम बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत होती है तो वह 90% होती है बाधिता प्रतिशत, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, श्रवण बाधित के प्रकार। मंद बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत जो होती है वो मंद बाधित 40 से 50% की होती है। आगे चलते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बच्चे, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और अगला हमारा है कि किसका कथन है कि पिछड़े बच्चे वो है जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि या शिक्षकांक 85 से कम होता है। यह सिरिल बर्ट ने कहा है, ठीक, कि पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 85 से कम होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, किसका कथन है कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हो, वो होते हैं TKN मेमन के अनुसार ये कथन कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट है इन लोगों का, याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है कि आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है तो वो 20 से 70 फीट के बीच में होती है। उनकी देखने की जो शक्ति होती है वो होती है 20 से 70 के बीच में। अगला पॉइंट है कि किसका कथन है कि वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है, तो लाहमन एवं कॉफमैन का ये कथन कहा गया है वाणी के संबंध में। अगला पॉइंट, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, तो 4 श्रेणियों में बांटा जाता है अपवंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि किसका कथन है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्या के जनक बन जाते हैं। और ये वेलेंटाइन महोदय हैं, गलत लिखा है, वेलेंटाइन महोदय काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है, उनका कथन है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट, किसका कथन है कि शैक्षिक निर्देशन चेतनाभिभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आने वाला वो चीज़ होता है चेतनानुभूति प्रश्न। तो ब्रेवर का यह कथन है। इस वीडियो में काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा। अब क्या करें, स्टेटमेंट जब बुक में ही दिया गया है। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं, तो वो जिला स्तर पर होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंडलीय जो मनोविज्ञान केंद्र होते हैं वो जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। परामर्श का उद्देश्य होता है उपबोधन का विकास, उपबोधन का जानना और उपबोध के अभिप्रेरणकों को समझना होता है। परामर्श का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति या बच्चे को उसके प्रति, उसके कर्तव्य के प्रति उसको सहायता करते हैं, बताते हैं कि आप ऐसे करिए, वही परामर्श होता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत आता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यह एक मौलिक अधिकार होता है। 21A जो अनुच्छेद होता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, 2002 में इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 45 से हटाकर।
प्रश्न नंबर अगला पॉइंट 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, तो पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 85 से कम होती है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान के कितने मापदंड होते हैं, तो वो 2 मापदंड होते हैं। जो धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं या पिछड़े बच्चे होते हैं उनको 2 तरह से आप मापदंड या जान सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ECEC का पूरा नाम क्या होता है, तो विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र को ECEC कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगला पॉइंट किसका कथन है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, तो यह स्किनर महोदय ने कहा था। स्टेटमेंट है स्किनर का, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। निर्देशन छात्रों को वास्तविक और शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता करता है। निर्देशन के बारे में शिक्षा आयोग ने ये बातें कही है, तो याद रखिएगा स्टेटमेंट जो निर्देशन के बारे में ये कहा गया है। अगला पॉइंट किसका कथन है कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है, तो यह जोन्स ने कहा है। स्टेटमेंट काफ़ी इसमें सबसे ज़्यादा दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है किसका कथन है कि परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। काफ़ी इंपोर्टेंट परामर्श है और यह मायर्स जी महोदय ने दिया है परामर्श से रिलेटेड। अब चलते हैं अगला पॉइंट, और DGP का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी होता है DGP का पूरा नाम, तो ध्यान रखिएगा। फिर स्टेटमेंट आ गया किसका कथन है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर मुखर्जी जी का कहा गया है। इस वीडियो में काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए अगली वीडियो में स्टेटमेंट की कमी हो जाएगी। अब चलते हैं अगला किसका कथन है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है। यह रुथ स्टेग का यह कथन है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है तो ज्ञान का संबंध एवं स्थानांतरण होता है। तो ये थे हमारे जो सामान्य शिक्षा के पार्ट 1। इसमें कुछ स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा थे, तो आप बोर मत होइएगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें स्टेटमेंट की थोड़ी कमी हो जाएगी। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।